मैं रिंकू कुमार KPS अकेडमी हिस्ट्री में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। और मैं जो दिल्ली के सल्तनत कालीन का जो वंश है, लास्ट वंश है लोधी वंश, ठीक है। और लोधी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोधी, ठीक है। क्योंकि पांच वंश का शासन चलता है दिल्ली सल्तनत कालीन में, जिसमें आपको मैंने बताया है गुलाम वंश, उसके बाद में खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और आपका ये लोधी वंश। तो लोधी वंश का जो अंतिम शासक था इब्राहिम लोधी। अब क्या होता है कि इससे पहले सिकंदर शाह लोधी उत्तराधिकारी बना देता है इब्राहिम लोधी को। सिकंदर शाह लोधी का पुत्र होता है इब्राहिम लोधी। और इब्राहिम लोधी का शासन काल है 1517 ईस्वी से 1526 ईस्वी तक। और ये लोधी वंश का अंतिम शासक था और सिकंदर शाह लोधी का ये पुत्र था। कौन? इब्राहिम लोधी। अब ये क्या होता है कि इब्राहिम लोधी जो गुजरात का शासक होता है, मतलब ये क्या होता है कि इब्राहिम लोधी, ठीक है, जो सिकंदर शाह लोधी का पुत्र होता है और लोधी वंश का अंतिम शासक होता है, जिसका शासनकाल 1517 से 1526 ईस्वी तक रहता है। अब ये जो ग्वालियर का शासक था, कौन? मानसिंह, ठीक है। ग्वालियर के शासक से मानसिंह से हर्जाना वसूल करता है कौन? इब्राहिम लोधी। इससे पहले भी ग्वालियर के शासक का जो हर्जाना वसूल कर लेता है, कौन कर लेता है? बहलोल लोधी, जो लोधी वंश का संस्थापक था। क्योंकि वो भी करता है, इसका जो प्रथम शासक था लोधी वंश का, वो भी मानसिंह से, जो राजा मानसिंह है ग्वालियर का शासक था, उससे हर्जाना वसूल करता है बहलोल लोधी। उसके बाद में फिर इसका जो पोता होता है इब्राहिम लोधी, ठीक है, जो लास्ट में लोधी वंश का होता है, ये भी ग्वालियर के शासक मानसिंह से भी हर्जाना वसूलता है। कौन? इब्राहिम लोधी। अब इब्राहिम लोधी के साथ में क्या होता है कि इब्राहिम लोधी जो मेवाड़ का शासक होता है राणा सागा, ठीक है, मेवाड़ का शासक होता है राणा सागा और इब्राहिम लोधी में काफी लंबे समय तक संघर्ष चलता है। और लंबे समय संघर्ष चलने के बाद में काफी कई सालों तक लेकिन इसका कोई परिणाम नहीं निकल पाता। और ये शासक था इब्राहिम लोधी, ये इसको सफलता नहीं मिल पाती है। इसलिए इसके 3 विरोधी होते हैं, प्रबल विरोधी होते हैं, जिसमें पहला विरोधी हो जाता है आपका राणा सागा, जो मेवाड़ का शासक था। राणा सागा क्या चाहता था कि राणा सागा दिल्ली पर कब्जा कर भारत में हिंदू राज्य को स्थापित करना चाहता था। कौन? राणा सागा, जो मेवाड़ का शासक था। उसके बाद में इसका चाचा होता है, दूसरा विरोधी होता है, चाचा का नाम था आलम खां लोधी। ये भी दिल्ली में अपनी स्वतंत्र राज्य की स्थापना करना चाहता था आलम खां लोधी, जो इब्राहिम लोधी का चाचा था। अब तीसरा विरोधी है पंजाब का अफगान सूबेदार था दौलत खां लोधी, ठीक है। कहाँ का था? दौलत खां लोधी। दौलत खां लोधी पंजाब को अपनी स्वतंत्रता स्थापित करना चाहता था और अच्छा करना चाहता था। ये क्योंकि इनका तीनों विरोधी थे, क्योंकि जो पहला विरोधी था राणा सागा, जो मेवाड़ का शासक था, ये भी ये चाहता था कि दिल्ली पर कब्जा कर मैं अपनी हिंदू राज्य स्थापना करूं। उसके बाद इसका इब्राहिम शाह लोधी का चाचा भी था, जिसका नाम था आलम खान लोधी। ये भी चाहता था दिल्ली को स्वतंत्र बनाने के बाद में उस पर राज कब्जा करके उस पर राजगद्दी पर बैठूं। और तीसरा विरोधी था इसका नाम था दौलत खां लोधी, ठीक है। ये पंजाब में स्वतंत्र स्थापित करने के बाद में वहाँ का शासक बनना चाहता था, वहाँ की राजगद्दी पर बैठना चाहता था। तो ये इब्राहिम लोधी के साथ में जो अभियान हुए थे, इब्राहिम लोधी के साथ में विरोधी हुए थे, 3 विरोधी प्रबल विरोधी थे। और 3 विरोधी ने ही क्या करा कि तीनों विरोधी ने आपस में बात करने के बाद में तीनों विरोधी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने के लिए आमंत्रित किया था किसने? आपके राणा सागा, आलम खां और आपका दौलत खां लोधी ने। और परिणाम स्वरूप क्या होता है कि 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोधी और आपका बाबर, ठीक है। कौन कौन? इब्राहिम लोधी और बाबर के 21 अप्रैल 1526 को पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिससे कि पानीपत प्रथम युद्ध में बाबर इब्राहिम लोधी को हरा देता है और उसे
मार देता है। मारने के बाद में वहाँ से एक वंश निकलता है, वहाँ से एक वंश स्थापित होता है, और जो वंश स्थापित होता है वो वंश को सत्ता में स्थापित होता है, तो वो होता है बाबर। ठीक है, बाबर एक नया वंश को स्थापना करता है जिसका नाम था मुगल काल वंश। ठीक है, यहाँ से ही मुगल काल वंश की स्थापना होती है। जब इब्राहिम लोग पानीपत के प्रथम युद्ध में 21 अप्रैल 1526 में मृत्यु हो जाती है। मृत्यु होने के बाद में, क्योंकि उसी युद्ध में इब्राहिम लोदी की मृत्यु हो जाती है, बाबर उसको मार देता है। और मारने के बाद में क्या होता है कि मारने के बाद में वहाँ पे एक वंश चालू होता है, वंश की स्थापना हो जाती है, जिस वंश का नाम था मुगल वंश। और इसका संस्थापक, मुगल वंश संस्थापक कौन था? बाबर। ठीक है, इसका संस्थापक कौन था? बाबर। क्योंकि मुगल वंश की स्थापना से सत्ता स्थापित का है, और क्योंकि स्थापित यहाँ से होती है। अब ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 में इब्राहिम लोदी सिकंदर शाह लोदी का पुत्र था, जो कि लोदी वंश का क्या था? अंतिम शासक। इब्राहिम लोदी ने ग्वालियर के शासक किसको? मान सिंह को। ठीक है, मान सिंह से हरजाना लिया था, क्योंकि इससे पहले भी जो लोदी वंश का बहरल लोदी जो संस्थापक होता है, बहरल लोदी शासक होता है, वो भी ग्वालियर मतलब मान सिंह से भी वो भी हरजाना वसूलता है, और ये इब्राहिम लोदी भी मान सिंह से हरजाना वसूलता है। उसके बाद में इब्राहिम लोदी मेवाड़ के शासक राणा सांगा के साथ लंबा संघर्ष चलता है, काफी दिन से संघर्ष चलता रहता है, लेकिन ये सफल नहीं हो पाता है। कौन? इब्राहिम लोदी, क्योंकि राणा सांगा को हरा नहीं पाता है, इसलिए कई सालों तक संघर्ष चलता रहता है। तो इसमें सबसे प्रबल विरोधी कौन रहता है? राणा सांगा। सबसे पहला विरोधी कौन हो जाता है? पहला विरोधी राणा सांगा। राणा सांगा दिल्ली पर कब्जा कर भारत में हिंदू राज्य स्थापना करना चाहता था, तो प्रथम विरोधी होगा। दूसरा विरोधी इसका स्वयं का चाचा होता है, किसका? इब्राहिम लोदी का स्वयं का चाचा होता है आलम खां लोदी। ये भी दिल्ली में अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहता था। कौन? आलम खां लोदी। ये भी इसलिए विरोधी हो जाता है। तीसरा विरोधी होता है पंजाब का होता है अफगान सूबेदार दौलत खां लोदी। वह पंजाब को अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करने के लिए ये भी विरोधी हो जाता है। किसके? इब्राहिम लोदी। और ये तीनों ही किसको आमंत्रित करते हैं? बाबर को आमंत्रित करते हैं। और बाबर को आमंत्रित करने के बाद में 21 अप्रैल 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम युद्ध, कौन सा? पानीपत का प्रथम युद्ध होता है, जिससे कि बाबर इब्राहिम लोदी को हरा देता है। पराजित करने के बाद में उसे युद्ध में ही बाबर मार देता है। और मारने के बाद में यहाँ भारत में मुगल वंश की स्थापना होती है, जो स्थापना करता है बाबर। ठीक है, यहाँ से आगे किसका वंश का चालू होता है? दिल्ली वंश। यहाँ से किसका होता है? तो मुगल वंश। क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत कालीन का 5 वंश होते हैं। पहला गुलाम वंश, दूसरा खिलजी वंश, तीसरा तुगलक वंश, चौथा सैयद वंश और 5वां लोदी वंश, जो अंतिम वंश है। तो ये क्वेश्चन यहाँ से जो कंप्लीट है, और यहाँ से आगे पता चलता है मुगल वंश। तो ये क्या क्रम में लगाने आ जाते हैं, आपको बता देता हूँ। क्रम में लगाने आते हैं, ईयर भी आ जाते हैं, शासक के नाम भी आते हैं। तो इसमें जो अक्सर क्वेश्चन किया जाता है कि बाबर को किसने आमंत्रित किया था? ठीक है, तो किसने किया था? इन तीनों विरोधी ने, राणा सांगा, आलम खां और दौलत खां। आलम खां कौन था? इब्राहिम लोदी का चाचा था। आलम खां जो दिल्ली पर अपनी सत्ता स्थापित करने चाहता था। राणा सांगा कहाँ का शासक था? ये मेवाड़ का शासक था। ये भी दिल्ली पर कब्जा करना चाहता था, वहाँ की सत्ता स्थापित, हिंदू राज्य स्थापित करना चाहता था। और उसके बाद में जो इसका अफगान सूबेदार था पंजाब का, दौलत खां, वो भी पंजाब पर सत्ता स्थापित करना चाहता था। इसी मारे ही इसने बाबर को आमंत्रण किया। और बाबर आमंत्रण करने के बाद में बाबर आया। परिणाम स्वरूप क्या होता है कि पानीपत का प्रथम युद्ध को समझाता है। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 में। किसके बीच में हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में हुआ था। और उसके बाद में किसकी स्थापना हुई? मुगल वंश की स्थापना, जिसका संस्थापक बाबर हुआ। ठीक है, अब बाबर काल आएगा, मुगल काल आएगा। तो मुगल काल में ये बाबर का समय होता है 1526। ठीक है, बाबर का समय 1526 ईस्वी से 1530। ठीक है,
1530। और मुगल काल का यहाँ से मुगल काल चलेगा, उससे पहले मैं वीडियो और बनाऊंगा, क्योंकि जो दिल्ली सल्तनत काल के जो शासन प्रशासन है, जो केंद्रीय प्रशासन के बारे में एक एक पॉइंट लेके एक वीडियो कंप्लीट करूंगा, जिससे कि आप लोगों को फायदा होगा। और केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल को प्रेस करें। और आपका ये पूरा की पूरा 5 वंश समाप्त हो गए। पूरा वीडियो को देखें, जो लोधी वंश का अंतिम पांचों मैंने टॉपिक जो पढ़ाए हैं वंश, वो कुछ वंश मैंने एक आध या 1 घंटा की समथिंग में पूरा वंश पढ़ा दिया है, और कुछ मैंने बाद में रिक्वेस्ट आई थी कि सारे अलग अलग पढ़ाएं, थोड़ा थोड़ा पढ़ाएं, तो इसलिए मैंने अलग अलग भी पढ़ाया है। और वीडियो ऐसा क्वेश्चन देखो, जितना मेरे ज्ञान है उसके अनुसार मैं बताता हूँ, इतना बड़ा ज्ञाता भी नहीं हूँ मैं, परंतु जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है, जो आते रहते हैं किसी भी एग्जाम में, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है जो बीच में मेरे को याद आता है, ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं है। देखो जितना मैंने कवर किया है क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन वहां से पूछे जाते हैं, या तो आईएएस हो, पीजीटी हो, टीजीटी हो, जीडी हो, डीएसपी हो, यूपीएससी हो, जो भी ऐतिहासिक क्वेश्चन जो भी एग्जाम में आते हैं, ये क्वेश्चन मैंने कंप्लीट किया है। और ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो मैं किसी कारणवश कोई ऐसा 1% या 2% में 10% में कोई क्वेश्चन छूट गया हो, पर मेरे हिसाब से कोई क्वेश्चन छिका नहीं है। जो एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं मैंने उसको सभी को बताया है, और एक्स्ट्रा भी बताया है मैंने। और केपीएस एकेडमी हिस्ट्री चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन को पुश करें, और आप लोगों का सपोर्ट बना रहे। धन्यवाद।